हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर साहब। तो मेरे पास फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि अलग से एक वीडियो बनाई जाए गांधी युग पर। तो इसी से रिलेटेड मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। मैं आप सभी को बता दूँ कि हम मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ है अलग से शुरू से सभी विषयों को लेकर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बस उसका केवल एक पार्ट पढ़ रहे हैं, गांधी युग। तो स्टार्ट करते हैं। गांधी जी भारतीय राजनीति में उनका प्रवेश लगभग 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक है। गांधी जी के जो विचारधारा के मूल तत्व थे, जैसे कि सत्याग्रह, अहिंसा एवं सत्य, इनका प्रयोग वे भारतीय पृष्ठभूमि में करने से पहले अपने दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान कर चुके थे। जब वे दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने देखा कि भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके प्रति उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही आवाज उठाई और रंग भेद की नीति के प्रति कड़ा संघर्ष प्रारंभ किया और अपने आंदोलन को एक मजबूती प्रदान करने के लिए, या फिर आप कहें कि एक संगठनात्मक रूप प्रदान करने के लिए, उन्होंने वहां कई प्रकार की जो संस्थाओं का निर्माण किया, जिनमें से 3 संस्थाएं थी। इंडियन नटाल कांग्रेस, फिनिक्स आश्रम एवं टोल्स्टॉय फॉर्म। और इन तीनों संस्थाओं में से जो टोल्स्टॉय फार्म संस्था है, इसका निर्माण गांधी जी ने अपने मित्र जो जर्मन के थे कालेनबाग की सहायता से इस संस्था का निर्माण करवाया। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जैसे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से दिया गया और पूछा गया कि इनमें से वो कौन सी संस्थाएं हैं जो गांधी जी द्वारा स्थापित की गई दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान। तो आपको इन तीनों संस्थाओं के नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो इस समाचार पत्र का भी गांधी जी द्वारा प्रकाशन किया गया दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान। तो ये आपको पता होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में जो उनके गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे, उनके सफलतापूर्वक संचालन के कारण ही 1914 तक आते आते जो अधिकांश भेदभावपूर्ण जो कानून थे, उनका वहां की सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया। तो इस तरह उन्हें दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान भी अपने आंदोलनों में सफलता मिली। 1915 में गांधी जी भारत आए और उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। यहाँ आकर उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम की स्थापना के पीछे गांधी जी का मूल उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था। अब जो रचनात्मक कार्यों से मेरा तात्पर्य है कि वे कार्य जो कि अहिंसा जैसे तत्वों को बढ़ावा देते हो। इन कार्यों में चरखे द्वारा कताई बुनाई शामिल थे, जिससे कि कहीं ना कहीं स्वदेशी जैसे गुणों को भी बढ़ावा मिल रहा था। गांधी जी द्वारा भारत में आकर एक प्रभावशाली नेता के रूप में जब उनका उदय हुआ, तो वह कुछ सत्याग्रही उन्होंने आंदोलन चलाए, उनकी जो सफलता के कारण हुआ। तो उनके कुछ हम नाम देख लेंगे कि ऐसे कौन से आंदोलन थे जिसके कारण उन्हें एक अलग से पहचान मिली। तो पहला हम देखते हैं चंपारण आंदोलन। चंपारण जो कि एक जगह है जो कि उत्तर बिहार में स्थित है। यहाँ के किसानों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया जा रहा था। किसान जो कि नील की खेती करते थे, उन पर जमींदारों द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि वे अपने 3 कट्ठिया भूमि पर, अर्थात जो 3 इकट्ठे क्षेत्र हैं जो कि उनकी भूमि के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र भी है, उस क्षेत्र पर नील की खेती करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसके विरुद्ध नील कृषक थे वे विरोध कर रहे थे। चंपारण आंदोलन के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया ताकि वे चंपारण में आके इस आंदोलन का नेतृत्व करें। इसी दौरान जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि थी। तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई।
इस चंपारण आंदोलन के लिए सरकार ने एक अलग से आयोग का गठन किया जिसमें गांधी जी भी शामिल थे और इस आंदोलन की रिपोर्ट आई कि जो कृषकों की मांग थी वे सही थी, अतः 3 कठिया पद्धति को निरस्त कर दिया गया। तो इस तरह यह एक आंदोलन सिद्ध हुआ जहां पर गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के माध्यम से सफलता प्राप्त की। इसी तरह हम दूसरे वैसे तो कई उदाहरण देखते हैं, कई आंदोलन का उन्होंने संचालन किया जिनमें से मुख्य थे चंपारण आंदोलन और गुजरात का खेड़ा आंदोलन। खेड़ा गुजरात में एक क्षेत्र है जहाँ के किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और अतः वे इस हालत में नहीं थे कि वे लगान दे सके और सरकार ने भी उनके जो लगान की माफ़ी न की थी और साथ ही यह भी नहीं किया कि चलो अगर उनकी फसल बर्बाद हो गई तो कुछ लगान की माफ़ी कर दे, तो सरकार द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया। तो खेड़ा आंदोलन शंकरलाल एवं मोहनलाल पांडे द्वारा चलाया गया और इस आंदोलन से बाद में गांधी जी भी जुड़ गए। इस आंदोलन के संदर्भ में विट्ठल भाई पटेल ने कहा कि किसानों का जो लगान है वह पूर्णतः माफ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने जब इस आंदोलन में हस्तक्षेप किया तो उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने कहा कि केवल वे किसान ही लगान दें जो कि अपनी स्वेच्छा से लगान देना चाहते हैं। तो आरंभिक दौर में इन सत्याग्रह आंदोलन की सफलता के कारण ही गांधी जी को भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान मिली। साथ ही साथ उनके उच्च आदर्श और उनका व्यक्तित्व था जिस प्रकार का था, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख ले कि उनका रहन सहन बहुत सिंपल था, एक धोती कुर्ता और एक गमछा में वे रहते थे। तो इन्हीं की कुछ ऐसी कुछ बातें थी जिसके कारण जो जन साधारण था काफी प्रभावित हुआ और जनता को गांधी जी के निकट ला खड़ा किया। तो गांधी जी अब व्यक्तियों के बीच में आ गए और वे एक ऐसे राष्ट्र जो एक विद्रोही गरीब राष्ट्रवादी भारत के वे प्रतीक बन गए। हमने बात की थी कि गांधी जी 1915 में भारत आए और इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध के लिए गांधी जी ने भारतीयों को आकर कहा कि वे ब्रिटिश सेना में अधिक से अधिक शामिल हो, यानी कि भारतीयों को प्रोत्साहन किया कि वे सेना में शामिल हो और इसी कारण उन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया। साथ ही इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि भी दी गई। लेकिन सवाल उठता है कि गांधी जी ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने भारतीयों को प्रोत्साहित किया कि वे ब्रिटिश सेना में शामिल हो। तो दरअसल गांधी जी को यह लग रहा था कि इसके बदले भारतीयों को स्वराज की प्राप्ति होगी, तो इसीलिए उन्होंने भारतीयों को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया। लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि युद्ध पश्चात जो ब्रिटिश न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसने 1918 में रॉलेट एक्ट को पारित किया। और यह एक्ट क्या था? इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपातकालीन कानून लागू कर दिए गए जिससे भारतीय जन असंतुष्ट हुए और उन्होंने अपना अपमान समझा। यह एक्ट असल है क्या मतलब कि जो आपातकालीन कानून जो लागू किए गए थे वो थे क्या? इस कानून के अकॉर्डिंग बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय और किसी भी कारण से जेल में डाला जा सकता था, जिससे भारतीयों ने अपने विरुद्ध समझा और अपना अपमान भी समझा। तो इसीलिए गांधी जी ने फरवरी 1919 में एक जो आंदोलन का आह्वान किया और एक सत्याग्रह सभा की उन्होंने शुरुआत की। तो इस आंदोलन के क्या प्रमुख मुद्दे क्या थे कि देशव्यापी हड़ताल किए जाएंगे, उपवास रखे जाएंगे, प्रार्थना सभाएं की जाएंगी और साथ ही गिरफ्तारी जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। तो इस क्रम में देश भर में कई जनसभाएं हुई ताकि अंग्रेजों का विरोध किया जा सके इस कानून के विरुद्ध जो हमने देखा था, जो कि रॉलेट एक्ट के द्वारा पारित किया गया था। इसी क्रम में
पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की जा रही थी जो कि ब्रिटिश विरोध को दर्शा रही थी। इस सभा का उद्देश्य क्या था कि जो पंजाब के डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सतपाल मलिक इन दोनों को पंजाब से निर्वासित कर दिया गया था, जिससे जनता असंतुष्ट थी और वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सभा आयोजित कर रही थी जलियांवाला बाग में। और इस सभा को ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने इस सभा को माना कि यह ब्रिटिश जो सरकार का जो आदेश है उसकी अवहेलना है, और वे इस बाग में पहुंचे और उन्होंने, आप सभी को उसके बाद पता ही है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्यापक तौर पर नरसंहार किया, जिसका देशव्यापी जो स्तर पर काफी निंदा भी की गई। और इसी के संदर्भ में आप यहाँ नोट करें, आप पूछा जा सकता है, इसी संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और साथ ही साथ शंकर नायर द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद से त्यागपत्र दे दिया। तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में किसके द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई थी और शंकर नायर द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। और इसके साथ ही देश भर में हिंसक झड़पें हुई, जिसके कारण अंत में गांधी जी द्वारा 18 अप्रैल 1919 को इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। तो ये था पूरा रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, जिसमें आपको 3 जो मेन चीजें पता होनी चाहिए। एक, नाइटहुड की उपाधि, शंकर नायर द्वारा जो कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया गया था। तीसरा, जो गांधी जी द्वारा उन्हें क्यों जो भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया, और साथ ही साथ उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा जो केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब हम अपने लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम अगला मुख्य आंदोलन भारतीय राजनीति में देखते हैं वह है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन मुख्य रूप से तुर्की से जुड़ा हुआ था। तुर्की के जो खलीफा थे, उन्हें तुर्की के खलीफा को जो मुस्लिम विश्व का आध्यात्मिक गुरु माना जाता था, जिसके प्रति भारतीय मुस्लिम भी अपना भावनात्मक संबंध समझते थे। और जब ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा का हम यहाँ लिख लें, तुर्की के खलीफा के जो तौर पर उन्हें वहाँ पर जो विराजमान थे, उनसे जब अपमानजनक रवैया अपनाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय मुस्लिम थे वे असंतुष्ट हुए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध भी किया। हमने बात की थी कि 1915 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें कि जो तुर्की था वह ब्रिटिश सरकार का विरोधी था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक रणनीति अपनाते हुए क्या किया कि जो मुस्लिम्स थे उनको अपनी साइड करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए, उनको यह आश्वासन दिया कि जो तुर्की की खलीफा हैं उनके प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाया जाएगा। तो यह उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने अपने इस बात पर भी टिके नहीं रहे और सेवरे की संधि के तहत, ये आप नोट करें, सेवरे की संधि के तहत उन्होंने इस आश्वासन को भंग कर दिया और साथ ही साथ जो तुर्की साम्राज्य का विभाजन
कर दिया। तो इस तरह जब ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के लिए अगर जब अपमानजनक रवैया अपनाया गया तो ब्रिटिश जो मुस्लिम जनमत था वह असंतुष्ट हुआ और उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो इस तरह खिलाफत आंदोलन की नींव पड़ी। इससे अलग हम एक चीज और देखें जो साथ साथ चल रही थी कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थी। और कांग्रेस के अधिवेशन में भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की देखते हुए, ये आपको चीज अलग से पता होनी चाहिए कि साथ साथ कौन सी घटना हो रही थी। तो 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ वहां उनकी अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थी। दूसरी बात, इस अधिवेशन में दरअसल हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए मुस्लिम्स के लिए क्या किया गया, उनके लिए पृथक निर्वाचन की पद्धति को पारित कर दिया गया। तो यह हिंदू मुस्लिम एकता में एक जो मील का पत्थर साबित हुआ। और इसी जो कदम के अगले कदम के रूप में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को देखा ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। और उन्होंने क्या किया कि जो कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्यों को खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात की। तो इस तरह जो खिलाफत आंदोलन के साथ हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हो चुकी थी, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से देखेंगे। खिलाफत आंदोलन की बात करें कि इसका गठन कब और किसके द्वारा हुआ, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु, जो कि कौन थे, शौकत अली एवं मोहम्मद अली, साथ ही अजमल खां एवं मौलाना आजाद, इन चारों के द्वारा, मतलब शौकत अली, मोहम्मद अली, अजमल खां एवं मौलाना आजाद, इनके द्वारा 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया और इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि जो तुर्की के खलीफा के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाया जा रहा है उसको बदलने के लिए वे ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालेंगे। इसी क्रम में जून 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत जो आंदोलन है इसके लिए एक अधिवेशन का गठन किया गया। कहाँ? इलाहाबाद में। तो जून 1920 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के लिए एक अधिवेशन का गठन किया गया, जिसमें कि स्कूल, कॉलेजेस एवं न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वह यह है कि गांधी जी को अधिकृत किया गया कि वे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करें। इसके बाद अगस्त 1920 में यहाँ पर एक चीज चल रही थी कि हमने देखा था कि 13 अप्रैल 1919 में जहाँ अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सामूहिक हत्याकांड हुआ था, जिसके दोषी जनरल डायर थे और जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार ने निर्दोष करार दे दिया था, जिसके प्रति जनता में गुस्सा फूट चुका था और कांग्रेस ने इसके प्रति काफी असंतुष्टि जाहिर की थी। और इसी क्रम में अगस्त 1920 में पंजाब के नरसंहार को देखते हुए और साथ ही खिलाफत के मुद्दे को देखते हुए कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत थी वह व्यापक तौर पर कर दी।
लेकिन हम देखते हैं कि आगे जाकर जो कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, इसके बढ़ते प्रभाव ने कहीं ना कहीं खिलाफत के मुद्दे को दबा दिया और साथ ही जो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे उन्हें ब्रिटिश दमन का भी शिकार होना पड़ा। लेकिन जो यहाँ मुख्य बात देखेंगे वो यह है कि 1923 में जाकर जो तुर्की के सुल्तान थे, उन्होंने तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए जो तुर्की के खलीफा थे वह पद ही समाप्त कर दिया। अब जब खलीफा का पद ही समाप्त हो गया तो खिलाफत आंदोलन का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि खिलाफत आंदोलन शुरू ही इसलिए हुआ था ताकि जो खलीफा का जो पद है उसकी सर्वोच्चता बनाए रखी जाए और साथ ही उनकी जो शक्ति है उसे बनाए रखा जाए। अब जब खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया तो जो खिलाफत आंदोलन है यह स्वतः समाप्त हो गया। तो यह था खिलाफत आंदोलन के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। तो हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वे कौन से मुख्य कारण थे जिन कारणों से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका एक मुख्य कारण हम अभी डिस्कस कर चुके हैं खिलाफत आंदोलन में, जिसमें कि हमने देखा कि जब तुर्की के सुल्तान के जो तुर्की के खलीफा के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाया गया तो जो कांग्रेस के सदस्य थे वे भी गांधी जी के माध्यम से उन्होंने भी ब्रिटिश विरोध स्टार्ट कर दिया। दूसरी अगर बात करें, दूसरा कारण क्या था कि हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब भारतीयों को सेना में भारतीय अधिकाधिक ब्रिटिश सेना में शामिल होने लगे, जिससे कि उन्हें एक आश्वासन था कि उन्हें स्वराज की प्राप्ति हो गई, और जब बाद में उन्हें स्वराज की प्राप्ति हुई यानी कि जो ब्रिटिश वादे थे वे झूठे साबित हुए, और साथ ही जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड था उसके पंजाब के नरसंहार ने जो ब्रिटिश की बर्बरता थी वह भारतीयों के समक्ष उजागर कर दी थी। तो ये सब कारण थे जिसने कि भारतीयों में आक्रोश पैदा कर दिया था, और साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्थिक तंगी के कारण भी जनता असंतुष्ट थी। और चौथा जो मेन कारण हम असहयोग आंदोलन के संदर्भ में देखते हैं वह है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये आप नोट कर ले, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इन सुधारों के तहत क्या था कि राज्यों में जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था। तो इन सभी चार कारण हमने देखा, एक खिलाफत मुद्दा, दूसरा प्रथम विश्व युद्ध कालीन जो आर्थिक तंगी और बर्बरता जो उजागर हुई वह पंजाब नरसंहार से रिलेटेड, और चौथा जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। इन चारों कारणों से असहयोग आंदोलन वह व्यापक तौर पर भारत में शुरू हुआ। और औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की बात करें तो औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा की गई। सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जो कि कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन इस प्रस्ताव को सी.आर. दास द्वारा खारिज कर दिया गया। तो इससे आप याद रखिएगा, जो कलकत्ता में अधिवेशन किया गया पहला, इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय, और इसके जो प्रस्ताव पारित किया गया था असहयोग आंदोलन का वह सी.आर. दास ने खारिज किया। इसके बाद जो नियमित तौर पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह दिसंबर 1920 में, जो कि नागपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष राघवाचार्य थे, उसमें असहयोग आंदोलन की सर्वसम्मति से उसे पारित कर दिया गया। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखें कि सी.आर. दास ने यहाँ क्या था कि जो असहयोग आंदोलन को उन्होंने स्वयं इसे खारिज किया था, और यहाँ जो असहयोग आंदोलन को जो मुख्य इसकी जो सर्वसम्मति मिली मुख्य रूप से इस प्रस्ताव को सी.आर. दास द्वारा ही इसे अनुमति मिली। तो यह था नागपुर अधिवेशन जिसमें कि असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रसार के लिए, यानी कि यह जो आंदोलन व्यापक रूप पर प्रसार हो, इसके लिए गांधी जी ने कहा, जनता से अपील की कि अगर आप मतलब पूरे प्रोत्साहन से, यानी कि बड़े उत्साह से 1 साल तक आप लगातार असहयोग आंदोलन चलाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको स्वराज की प्राप्ति होगी। तो इससे क्या था कि जनता और प्रोत्साहित हुई कि गांधी जी ने कहा कि 1 साल तक अगर हम आंदोलन चलाएंगे तो स्वराज की प्राप्ति होगी। तो जनता और अधिक उत्साह से इस आंदोलन से जुड़ गई और इस असहयोग आंदोलन में ही कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देने के लिए जो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन थे वे भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। तो ये चीज आप नोट करिएगा। और इसके साथ ही जो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एवं आसिफ अली जैसे वकील, इन्होंने न्यायालय से बहिष्कार कर दिया ताकि वे असहयोग आंदोलन को और अधिक गति से बढ़ा सके। और साथ ही जो राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय थे, उनके जो विद्यार्थी थे, उन्होंने भी अपने कॉलेज और स्कूलों का बहिष्कार किया, जिसमें कि पश्चिम बंगाल इन चीजों में अग्रणी रहा। और जो सुभाष चंद्र बोस थे वे राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य भी बने। इन्हीं संदर्भ में हम देखते हैं कि आगे चलकर जब 1921 में फरवरी 1921 में वेल्स के राजकुमार भारत आए और उस दौरान क्या था, जो असहयोग आंदोलन है वह काफी उग्र हो चुका था। और जब वेल्स के राजकुमार 1921 में भारत आए तब ये बॉम्बे में काफी हिंसक झड़पें हुई और उसी दौरान गांधी जी ने एक वाक्य बोला। तो आप ये याद रखिएगा, उन्होंने ये वाक्य बोला कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह जो वाक्य है गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान बोला। तो यह असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने अब फटने लगे हैं। तो ये आप उक्ति याद रखिएगा। तो इस दौरान, क्योंकि इस काल तक, यानी कि जो फरवरी 1921 तक जो आंदोलन है अपना उग्र रूप धारण कर चुका था और इसी दौरान जो वेल्स के राजकुमार भारत भी आए। इसके बाद 1901 फरवरी, इससे पहले हम ये देख लेंगे कि जो असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो कार्यक्रम चलाए गए उनमें शामिल थे कि जो उपाधियां जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी उनको लौटा दिया जाएगा। तो उपाधियों को लौटाया जाएगा, जिसमें से गांधी जी द्वारा हमने देखा था कि जो उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी, जो कि उन्हें ब्रिटिश सेना में भारतीयों को अधिकाधिक शामिल करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था। इसलिए उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा जो केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी उसे गांधी जी ने वापस लौटा दिया। और इसी तरह अन्य भारतीयों ने भी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि दी गई थी उन्हें लौटा दिया। और शिक्षण संस्थाओं का भी बहिष्कार किया गया और साथ ही साथ न्यायालय एवं विधान परिषदों का बहिष्कार किया गया। और छुआछूत जैसे जो कदमे थे, छुआछूत जैसे कार्यक्रम थे, यानी कि जो छुआछूत जो लोग करते थे उसके विरुद्ध कदम उठाए गए और साथ ही साथ वे कदम उठाए गए जो कि हिंदू एवं मुस्लिम एकता को और सुदृढ़ करे। इसके अतिरिक्त हम जो रचनात्मक कार्यक्रम देखेंगे वे कौन कौन से थे। तो रचनात्मक कार्य थे, इसमें हमने देखा कि शिक्षण संस्थाओं को बहिष्कार कर दिया गया। अब शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया गया तो अब शिक्षा के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब क्या था कि जो राष्ट्रीय विद्यालय थे, राष्ट्रीय विद्यालयों का निर्माण किया गया। इसके साथ हमने ये देखा कि जो विदेशी वस्तुएं थी उनका, इसमें हम देखेंगे कि जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है तो स्वदेशी को और अधिक बढ़ावा देने के लिए चरखा एवं जो कताई बुनाई जैसी जो क्रियाएं थी उनको बढ़ावा मिला। और इसी तरह न्यायालयों का बहिष्कार किया गया तो पंचायतों के माध्यम से अब न्याय की जो क्रियाएं बढ़ने लगी। और इस तरह ये सभी कार्य थे जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान चलाए गए। इसके बाद
हम बात कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन काफी उग्र हो चुका था इन नवंबर 1921 तक आते आते, जब वेल्स के राजकुमार भारत आए और उसमें जो गांधी जी ने अपनी उक्ति भी देखी कि स्वराज की गंध से अब मेरे नथुने फटने लगे हैं। तो इसी दौरान जो एनी बेसेंट, आप लिख ले ये बात, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना एवं कापड़े जैसे नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि जो ये नेता थे ये संवैधानिक एवं न्यायपूर्ण ढंग से जो संघर्ष करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जो कांग्रेस थी उसकी कार्यकारिणी से अपना त्यागपत्र दे दिया। आगे 1 फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय को अल्टीमेटम भेजा कि अगर आप प्रेस की स्वतंत्रता नहीं करते हैं, प्रेस को स्वतंत्र नहीं करते हैं और साथ ही जितने ही राजनीतिक आपने बंदी बनाए हुए हैं उन सभी को अगर मुक्त नहीं करते हैं तो हम कर ना अदायगी, यानी कि जो कर जो लोग देते हैं उसे देना बंद कर देंगे। और साथ ही जो बारदोली से जो व्यापक तौर पर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। और ये अल्टीमेटम उन्होंने 7 दिन के लिए क्या दिया, मतलब कि जो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक अगर आपने ये दोनों काम, कौन कौन से, एक तो राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक जो बंदी थे उन्हें आप मुक्त करो और साथ ही प्रेस को स्वतंत्र करो। अगर ये दोनों काम आपने 7 दिनों में नहीं किए तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन बारदोली से शुरू कर देंगे। लेकिन 7 दिन होने से पहले ही 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया। और ये चोरा चोरी कांड क्या है? चोरा चोरी यह एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। यहाँ एक राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस है उनके द्वारा राजनीतिक जुलूस पर गोली चला दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनता ने उग्र होकर पुलिस थाने पर हमला कर दिया, जिसमें लगभग जो 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और इस घटना के बाद गांधी जी काफी निराश हुए और उन्हें विश्वास हो गया कि जनता अभी इतनी तैयार नहीं है कि वे व्यापक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करें। और इसीलिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के तहत गांधी जी ने बारदोली प्रस्ताव के तहत जो असहयोग आंदोलन है इसकी समाप्ति की घोषणा की। और इस घोषणा के बाद मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता काफी असंतुष्ट हुए और उन्होंने इसके प्रति अपनी असहमति भी जताई। आगे चलकर 22 मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। तो ये था असहयोग आंदोलन के बारे में, जिसके हमने पूरा डिटेल में देखा है कि कौन से कारण थे असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत के बारे में और कौन कौन से कार्य इस दौरान किए गए और इसकी जो समाप्ति थी वह बारदोली प्रस्ताव के तहत की गई। तो ये था असहयोग आंदोलन के बारे में। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि गांधी जी की जो गिरफ्तारी के बाद अब कौन से आंदोलन जो है वो जनता द्वारा किए गए, यानी कि जो गांधी जी के नेतृत्व में हुए। तो उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए और वीडियो को अच्छे से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर एक पोलिंग की है कि मुझे अगला सब्जेक्ट जो विस्तार से कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। तो प्लीज आप चैनल के कम्युनिटी टैब में जाकर आप पोलिंग करें कि मुझे अगला जो सब्जेक्ट है वह कौन सा शुरू करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।